एक लड़का जो स्प्रिंटिंग में मेडल्स जीत रहा था, सडनली उसके साथ ये हो गया। आप ठीक से नहीं चल पा रहे थे। हम्म। वो तो मेंटली भी बहुत अफेक्ट किया होगा आपको। हाँ, मेंटली देखो, अगर छोटा था और उस टाइम पे और ज़्यादा इफेक्ट होता था, क्योंकि मैं दूसरों बच्चों को देखता था खेलते हुए, तो मुझे मतलब रोना आता था उस टाइम पे। आपकी माताजी ने, मैंने सुना है कि फिजियोथेरेपी सीखा ताकि वो आपको हेल्प कर सके। मम्मी ने मतलब फिजियोथेरेपी सीखी थी, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं था, आर्मी बैकग्राउंड से थे। यानी जब पहली बार आप चलने लगे चले। ये डिजीज के बाद, हम्म। वो याद है आपको वो मोमेंट? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने ये सुना कि आप नरेंद्र मोदी जी को अपना परम मित्र मानते हैं। हाँ, इंडियन पैरालंपिक स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं हम्म। वो वाकई में बेटर कर रहे हैं देन इंडियन ओलंपिक एथलीट्स। आप लोगों ने 29 मेडल्स जीते हैं, हंसी देखो, एज कंपेयर टू 6 जो हमारे ओलंपिक एथलीट्स ने जीता है। अब मैं क्या आपको लगता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट हो, जो स्पोर्ट्स के एंथुजियास्ट हो, व्यूअर्स हो, वो पैरालंपिक्स को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं एज ओलंपिक एथलीट्स? नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतना नहीं देते जितना देना चाहिए। कॉरपोरेट कुछ नहीं करती इंडिया में, अगर मैं सच बताऊं तो वो सिर्फ अपना पैसा घुमाना जानती है। अब अगर पूछूं कि तुम्हारे पर पिक्चर बनी तो कौन सा एक्टर चाहोगे कि योगेश बने बड़े पर्दे पर? अ, इसके लिए तो देखो, मेरे को राजकुमार राव की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, स्किल्स उनकी। वो बने तो बहुत अच्छी, क्योंकि उनने श्रीकांत का भी करा था, तो वो कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं वो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश कथुनिया। मैं पैरालंपिक्स डबल मेडलिस्ट हूँ, सिल्वर। और मुझे सिद्धार्थ कनन जी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया पॉडकास्ट करके। और मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करिए। आज मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूं। 2 टाइम सिल्वर विनर इन डिस्कस थ्रो इन पैरालंपिक्स 2024 पेरिस में पैरालंपिक्स में हमारे लिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता था। 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया इन्होंने इन पैरालंपिक्स। व्हाट अ स्टोरी! अर्जुना अवॉर्डी योगेश खतुनिया, कैसे हैं भाई? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं देख रहा हूँ मेडल है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों को दिखाएं ये मेडल प्लीज। सिल्वर मेडल पैरा ओलंपिक्स पेरिस में अभी अभी ने जीता। अभी भी रोंगटे खड़े हुए थे मेडल को पहनकर। आ, अब तो मैं सच बताऊं तो आदत सी हो गई है। और जैसे पहले एक वो रहता था कि एक एक्साइटमेंट रहती थी। और इस बार की जो तैयारी थी ना, वो मतलब वहाँ पूरी गोल्ड की थी अच्छे से, क्योंकि बैक टू बैक 5 सिल्वर मेडल थे मेरे पास, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 3, एशियन गेम का एक, और टोक्यो का। तो इस बार था कि हाँ, अच्छा इम्प्रूव करेंगे, लेकिन वो बाई चांस नहीं हो पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो क्राउड था ना पेरिस का, उन्होंने मतलब क्राउड ने मतलब निराशा ख़त्म कर दी थी, क्योंकि इतने लोग आए थे वहाँ पर देखने। वहाँ पर मैंने शायद ही क्रेज़ देखा होगा स्पोर्ट्स का, एथलेटिक्स का। पूरा स्टेडियम बुक रहता था, हमेशा सोल्ड आउट रहती थी टिकट्स। तो उन लोगों ने मतलब निराशा ख़त्म कर दी थी। तो जब भी अब देखता हूँ तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा। हमें भी बहुत खुशी होती है भाई। पर मैं आपकी जर्नी समझना चाहता हूँ। आप एक आर्मी सोल्जर के बेटे हो, राइट? हाँ जी। अपने बैकग्राउंड, छोटा योगेश कैसे हुआ करता था, मैं सब जानना चाहता हूँ भाई। मेरा जन्म 1997 में हुआ था, हरियाणा में। तो स्टार्टिंग से तो बहुत ज़्यादा शरारती था, तो बहुत ज़्यादा शरारत करते थे। तो अचानक से 2006 में मुझे गुलियन बेयर सिंड्रोम हुआ। मैं पार्क में था, खेलते खेलते गिर गया था। और फिर उसके बाद फैमिली को जब बाद में 1 हफ्ते बाद पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ से इमीडिएटली मुझे शिफ्ट करा गया कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में।
और फिर वहाँ पर तैयारी मतलब इलाज चला मेरा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 3 साल तक मैं व्हील चेयर पे था। ये गुलियन बार सिंड्रोम मैं चाहता हूँ कि आप हम सबको समझाए इन डेप्थ कि होता क्या है ये। गुलियन बार सिंड्रोम एक टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक टाइप का वायरस होता है। मतलब वो किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। और इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है कि जैसे पोलियो का कोई वैक्सीनेशन होता है, कुछ भी होता है। मैं 9 साल का था, उसमें हो गया, कई सारे होते हैं जो 60 साल की उम्र में भी होता है। और अगर आपकी छोटी उम्र है तो आपको वापस से अटैक आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो मुझे 3 बार अटैक आया था, मतलब 1 महीने के अंदर 2 बार आया था, उसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर एक और बार अटैक आया था। तो ये धीरे-धीरे क्या करता है, नर्व्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता जाता है। तो जो मसल है वो एकदम से जल्दी टूटनी शुरू हो जाती है, और मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, नर्व्स वीक हो जाती है। अगर मतलब डिपेंड करता है, ये हाफ साइड होता है या फुल बॉडी होता है। अगर नेक से ऊपर होता है तो शायद मेंटल भी हो जाते हैं। तो और इसका जो चांसेस होता है रिकवरी का, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 1% था, और उस 1% में मैं था जो ठीक हुआ था। तो ये चीज़ थी। 9 साल की उम्र में ये होना आपके साथ बहुत हार्ट ब्रेकिंग हुआ होगा, राइट? हाँ, उस टाइम पे तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि जब एडमिट होके वापस घर गए थे, तब मतलब बच्चों को देखता था खेलते हुए, मैं भी खुद छोटा हुआ करता था। तो मतलब अपनी सिस्टर से पूछता था कि मैं कब चलूँगा, मैं मतलब कैसे खेलूँगा, तो मेरी सिस्टर बोलती थी कल। वो कल-कल करते-करते कब वो 3-4 साल निकल गए पता ही नहीं चला। तो उस टाइम पे तो मतलब फिर जब चलने शुरू करा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम पे। और जो डॉक्टर्स थे उनने मतलब बोला था कि नहीं चल पाएगा कभी ज़िंदगी में, वो खुद शॉक थे, मतलब ये हुआ कैसे? तो उस चीज़ को मतलब गलत प्रूव करा और वो ठीक हुआ। क्योंकि आपके पिताजी एक इंडियन सोल्जर रहे हैं, हुँ। वो नेवर से डाई एटीट्यूड जो आपके अंदर है, जो मैं महसूस कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि है आपके अंदर, तभी मेडल के साथ बैठे हो यहाँ पे भाई। वो एटीट्यूड मम्मी पापा से आता है, पापा से आता है? वो आर्मी बैकग्राउंड, तो जो एटीट्यूड है ये आर्मी बैकग्राउंड से आता है। क्योंकि फादर भी आर्मी से थे, और हम ज़्यादातर क्वार्टर्स में रहे हैं, बार-बार शिफ्टिंग हुई है, पोस्टिंग आई है। फादर बैंगलोर में भी पोस्टेड थे, चंडीगढ़ में भी पोस्टेड थे, दिल्ली में भी पोस्टेड थे, फिर हरियाणा में भी पोस्टेड थे। तो मेरे फादर कारगिल वॉर भी लड़े, उन्हें मेडल भी मिला है। तो वो चीज़, और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते थे। बास्केटबॉल के प्लेयर थे मेरे फादर। तो उस वजह से हाइट भी मिली मुझे और फादर यूनिट में मतलब बहुत ज़्यादा उनके मेडल भी थे। और मैं बचपन में स्प्रिंटिंग करता था, 100 200। मेरे फर्स्ट से लेकर थर्ड क्लास तक मेडल थे। लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में तो मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, फिर इतना पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता भी नहीं था, फिर बाद में पता चला था मुझे। एक लड़का जो स्प्रिंटिंग में मेडल्स जीत रहा था, सडनली उसके साथ ये हो गया। आप ठीक से नहीं चल पा रहे थे। हम्म। वो तो मेंटली भी बहुत अफेक्ट किया होगा आपको। हाँ, मेंटली देखो, अगर छोटा था और उस टाइम पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था, क्योंकि मैं दूसरों बच्चों को देखता था खेलते हुए, तो मुझे मतलब रोना आता था उस टाइम पे। उस टाइम पे इतना समझ नहीं पाता था कि कब मैं खड़े होके चल पाऊँगा, कब मैं भी खेलूँगा, क्योंकि बच्चे तो हमेशा खेलते ही हैं, खेल-कूद के बाद पढ़ाई होती है। तो फिर मैंने अपने खेलने-कूदने के साथ अपने दोस्त पढ़ाई को बना लिया था। तो मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता था, चाहे वो बुक्स हो, कुछ भी हो। आज भी मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ और स्पोर्ट्स भी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब स्कूल में आपके साथ ये हुआ, बच्चे स्कूल में उनकी समझ भी कभी कभार बहुत कम होती हुँ, है, स्पेशली एट द यंगेस्ट एज। हाँ। क्या इस वजह से आपके जो स्टूडेंट्स थे मजाक उड़ाते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा उड़ाते थे, और ये सिर्फ़ 4th-5th क्लास की बात नहीं है, मतलब क्योंकि 4th, 5th, 6th क्लास में तो व्हीलचेयर पे जाता था। घर वाले छोड़ के चले जाते थे, फिर लंच ब्रेक में आते थे खाना खिलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते थे उस टाइम पे बच्चे, लेकिन अब उस टाइम पे तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने 12th क्लास तक सही थी। हाँ, मतलब आर्मी स्कूल में ही पढ़ता था। अब मुझे समझ नहीं आता कि जब 12th क्लास में भी पहुँच गए, उसके बाद भी ये चीज़ सहनी पड़ रही है, तो क्यों सहनी पड़ रही है? शायद उनमें समझ नहीं होगी,
लेकिन उस टाइम तक तो बंदा मैच्योर हो जाता है। लेकिन ये सोसाइटी हमारी क्या है ना, इंक्लूसिव नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सहना पड़ता था। रोते भी थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी किसी के सामने नहीं रोया। क्यों ऐसे? नहीं, किसी को दिखाता नहीं कभी भी। अभी भी जब आप डिस्कस थ्रो करते हो हुँ, और खुदा ना खास्ता जब आप हार जाते हो हुँ। तो रोते हो अंदर से? मैं तो सिल्वर मेडल आने के बाद रोया था उस टाइम पे पूरे दिन में। मैं सोचा यार ये हुआ क्या मेरे साथ? मैं तैयारी इतनी अच्छी, मेरे वार्म अप थ्रो इतना, क्योंकि जोश था पूरा का पूरा, और पहली बार मैं क्राउड में फाइट कर रहा था अपने मेडल के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम टोक्यो में कोविड की वजह से मतलब नहीं आ पाए थे लोग देखने के लिए। इस बार क्राउड में फाइट कर रहा था। वैसे मैंने क्राउड में हमेशा फाइट करा, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, बहुत ज़्यादा फाइट करा। इस बार मैं जा रहा था तो पता नहीं क्या हुआ, वार्म अप थ्रो 45-46 मीटर जा रही है, और उसके बाद जैसे ही मैंने एक्चुअल थ्रो स्टार्ट करी उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, 42.22 मीटर के आसपास, 43 ऐसे जा रहा था। तब बहुत ज़्यादा निराश हुए, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया। फिर मैं जब जा रहा था मैंने फ्लैग वो 400 मीटर का चक्कर काटा, मतलब उस टाइम पे इतना वो नहीं हो रहा था। फिर मैं वहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो हाँ, उस टाइम पे मैं मतलब थोड़ा-सा हुआ था। यानी हमेशा अंदर एक चाह थी हुँ। नंबर वन होने की। हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से नंबर 1 पे चल रहा था। तो ये चाह ही थी, और चाह कभी ख़त्म नहीं होती, किसी भी चीज़ की। इंसान की चाह कभी नहीं ख़त्म होती, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। आपके पास जो भी आएगा आप सोचोगे और चीज़ आए। तो देखो, मेडल तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बने हैं, लेकिन नाम हमेशा गोल्ड वालों का ही रहता है। लेकिन जितना प्यार सिल्वर में भी मिला, उतना प्यार से भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। आपकी माताजी ने, मैंने सुना है कि फिजियोथेरेपी सीखा ताकि वो आपको हेल्प कर सके। मम्मी ने मतलब फिजियोथेरेपी सीखी थी, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं था, आर्मी बैकग्राउंड से थे, और फादर की सिर्फ सैलरी होती थी, तो उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट को मतलब हायर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल चीज़ थी। और डेली बेस पे हम लोग हॉस्पिटल में भी अप डाउन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर एडमिट भी रहता तो मेरी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा छूट जाती, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, नहीं तो मैं आज के टाइम में बहुत पीछे रहता। तो इस वजह से मम्मी ने फिज़ियोथेरेपी सीखी, तो मम्मी काउंट करती थी और एक्सरसाइज़ेस करवाती थी, और वो दिन अभी भी याद करता हूँ, और अब का दिन याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ, चलो मम्मी की वजह से यहाँ तक मैं पहुँचा। यानी जब पहली बार आप चलने लगे चलें। ये डिजीज के बाद, हुँ, हुँ। वो याद है आपको वो मोमेंट? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अ, मैं पानी लेने के लिए हाथ आगे कर रहा था, व्हीलचेयर पे था ऐसे करके, कि मैं यार आज तो मैं खुद ही लूँगा, क्योंकि मम्मी-पापा हमेशा मुझे ही पकड़ाते थे। मेरे हाथ से चीज़ें नहीं उठती थी। उस दिन मेरा हाथ भी चल पड़ा, और मैंने बोला आज तो मैं खुद ही उठाऊँगा। मम्मी-पापा गुस्सा करते थे, क्योंकि डॉक्टर ने मना करा था, ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करनी अभी, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट्स करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। उन्होंने बोला था बस एक्सरसाइज करो, क्योंकि मसल्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। तो मैंने बोला आज तो मैं पानी खुद उठाऊँगा, क्योंकि नर्स वगैरह बाहर थी, और मैं अकेला था उस टाइम पे हॉस्पिटल में। उस टाइम पे राउंड होता है हमारे आर्मी का स्टाफ का। तब मैं उठाया पानी, और पता नहीं हुआ क्या, मैंने ऐसे करके उठा और एकदम से पानी उठाया और पीने लगा। मतलब उस टाइम पे सिर्फ खड़ा ही हुआ था। मैं बोला ये क्या हुआ? फिर मैंने मम्मी आई, मैंने मम्मी को बोला मम्मी एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ऐसे खड़े होके दिखा दिया। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर उस टाइम पे कर्नल रेखा मित्तल हुआ करती थी, जो डॉक्टर थी। तो उनको भी मैंने खड़े होके दिखाया, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा। फिर वो धीरे-धीरे करके फिर वो रिकवरी आगे तक पहुँची। मतलब उस टाइम पे इतना खुश हुआ था कि अब चलने लगा हूँ। माँ को विश्वास नहीं हुआ और उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो बहुत इमोशनल हो गई थी, या उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था रिएक्शन क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, वैसा हो गया था? हाँ, यही था कि क्योंकि अब माँ तो रो भी नहीं सकती हमारे आगे, क्योंकि बच्चों का दिल टूट जाएगा। तो पीछे से बहुत ज़्यादा मतलब रोई थी और इमोशनल हो गई थी। घर वाले भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो खुशी हुई थी, और मुझे चलता हुआ देखकर वो वही वाली बात है, जब बच्चा छोटा होता है फिर वो चलना शुरू करता है, उसके बाद वो माँ-बाप कितने खुश होते हैं। चलो वो चलने लग गया। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी बड़े होके।
जब मैं 12-13 साल का था, चलने लगा वापस, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। ये कब आपने रियलाइज किया कि मुझे पैरालंपिक्स में जाना है या डिस्कस थ्रो एज अ स्पोर्ट लेना है? ये जर्नी स्टार्ट होती है 2015 से, जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डे मैं कॉलेज में गया। मैंने देखा वहाँ पर स्कूल वाला तो कोई सीन ही नहीं था। सब बच्चे फ्रैंक थे, सब इंक्लूसिव थे, कोई वो डिसेबिलिटी नहीं ये मैंने कभी नहीं सुना अपने कॉलेज में कि हाँ, मुझे वो डिसेबल मानते हैं, कभी भी नहीं कॉलेज में। तो जब गया तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बन गए वहाँ पर, और धीरे-धीरे करके चलता रहा। फिर 2016 में मैंने कंटेस्ट करा था, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन वहाँ पर, तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी था कॉलेज का। तब मेरे जो सीनियर हुआ करते थे, सचिन यादव, वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे करके पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, तू ट्राई कर, अच्छा लगेगा। मैं उस टाइम पे सीपीटी एग्ज़ाम क्लियर करा था मैंने अपना सीए का, और मैं आईपीसीसी ग्रुप ए कर रहा था सीए का। उस टाइम पे मैं पढ़ाई में ही मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। और स्पोर्ट्स को तो इंडिया में क्या है, यही सुनते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो उसके बाद तो मैं भी मन में यही था, क्योंकि हमारे नॉर्मल लोगों का नेचर ये होता है कि स्पोर्ट्स खेलना इतना वो है नहीं। तो जैसे ही सचिन भैया ने बताया, फिर मैं गया उनके साथ। वो ज़बरदस्ती लेके गए, मैं बस लेके अपने घर को जा रहा था, वो बोलते नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं कल आता हूँ। बोलते नहीं, आज ही चलेंगे। तो वहाँ गए, मैंने स्टेडियम में देखा पैरा स्पोर्ट। मैं बोला यार, ये तो बढ़िया चीज़ है, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। वो बोलते नहीं, आसानी से तो नहीं होएगा। फिर वो धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट करा, वहाँ पर गया, तो मैंने सबसे पहले एक लड़की को देखा था, वो ब्लाइंड लड़की थी और वो डिस्कस कर रही थी, डिस्कस थ्रो। तो उससे देख के मैं मोटिवेट हुआ कि मैं यार ये कर सकती, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तब वहाँ से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वाह! मैंने ये सुना कि आप नरेंद्र मोदी जी को अपना परम मित्र मानते हैं, हाँ? एक्चुअली क्या है, मैं मोदी जी से बहुत बार मिल लिया, 7-8 बार मिल लिया मैं मोदी जी से। और वो नाम से जानते हैं मुझे कि हाँ, योगेश क्या हाल चाल है। तो मेरा ये मन में था कि मैं इस बार, मुझे ऐसी चीज़ बोलनी है उनको कि बिल्कुल डिफरेंट लगे, क्योंकि सब खिलाड़ी मतलब वो हमेशा सपोर्ट के बारे में, हमेशा मतलब उनके बारे में बोलते हैं। तो मैंने बोला यार, पीएम का मतलब ही दूसरी चीज़ निकालना है। मैं एक दिन पहले सोच रहा था कि पीएम का मतलब ही ना दूसरी चीज़ निकालना है इस बार। फिर मैंने उनको बोला कि मैं पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम का मतलब परम मित्र हो आप हमारे। आपने वो उनको बोल दिया मुंह पे? मैंने मुँह पे बोल दिया, और वो इतना खुश हुए। उन्होंने 2-3 मिनट मेरा सुना और मुझे देखा और बोलते वाह! और उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला, और हर जगह वो 2-3 दिन तक वायरल चला पूरा, ज़बरदस्त। हर जगह न्यूज़ में मेरे को कॉल्स भी आई बहुत ज़्यादा, और मैं वही चीज़ से खुश हो गया। और उन्होंने मेरे को स्पेशल ट्विटर पे टैग करा कि योगेश कथुनिया मुझे अपना मानते हैं परम मित्र। तो उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था उस दिन। क्या आपको लगता है जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से पैरालंपिक्स की ओर, डिस्कस थ्रो की ओर, आपके क्षेत्र की ओर, वो उतना काफ़ी है कि और मिलना चाहिए? नहीं देखो, वही बात है ना, ये चाह कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जितना सपोर्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है पैरा स्पोर्ट्स को लेके, जितना इंक्लूसिव उन लोगों ने बनाया है, मैं शायद ही मानता हूँ कि किसी गवर्नमेंट ने आज तक बनाया होगा। आप पीछे के कितना भी उठा के देख लीजिए। 2016 से रियो में, 2012 में 1 मेडल था, 2004 में 2 मेडल्स थे पैरालंपिक्स में। उसके बाद अब 2016 में रियो में 4 मेडल आए, 2020 टोक्यो में 19 मेडल आए, 2024 पेरिस में 29 मेडल आए। ये सिर्फ किस लिए आए? क्योंकि इंक्लूसिव बनाया उन लोगों ने पैरा स्पोर्ट्स को। गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करी, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, एनसीओई हो, और चाहे वो खेलो इंडिया हो, वो ग्रास रूट लेवल एथलीट्स के लिए उन लोगों ने बनाया। लेकिन ये है कि हम और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको एक्सेसिबल भी बनाना पड़ेगा स्टेडियम्स को, और बहुत सारे और इक्विपमेंट्स चाहिए, हमारे जो व्हील चेयर पे है दिव्यांगजन, उनके लिए। तो वो चीज़ पे भी अगर थोड़ा और ज़्यादा काम आ जाए ना, तो मैं बोलता हूँ कि एलए में और ज़्यादा मेडल आ सकते हैं। क्या आपको लगता है, और सच्चे दिल से बोलो, हम्म, इंडियन पैरालंपिक स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं हम्म,
वो वाकई में बेटर कर रहे हैं देन इंडियन ओलंपिक एथलीट्स। आप लोगों ने 29 मेडल्स जीते हैं, हंसी देखो, एज कंपेयर टू 6 जो हमारे ओलंपिक एथलीट्स ने जीता है। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता उनका और हमारा। हमारा इसलिए नहीं करता क्योंकि हम ऑलरेडी डिसेबिलिटी से लड़ रहे होते हैं, हम सोसाइटी से भी लड़ रहे होते हैं, हम लोगों से भी लड़ रहे होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। ऑलरेडी हम इन चीज़ों से निकल चुके होते हैं, इन सब चीज़ों से लड़ कर फिर हम मेडल ला रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स के जो एथलीट्स हैं उनको समाज से, लोगों से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। उन्हें उनका गेम पता है लोगों को। हमारा पैरा स्पोर्ट्स अभी नहीं पता ना, अभी नहीं पता कि कितनी मेंटली टॉर्चर सहना पड़ता है सोसाइटी की तरफ से। मैं जब स्टार्ट करा था लोग सोचते थे कि अरे यार ये तो आवारा है, ये तो ऐसे ही मजे लेने जाता है, यहाँ पर घूमता फिरता रहता है। जब मेडल आया अगले दिन घर पे पहुंचे हुए थे, उसी दिन घर पे। यही बात है, बस ये फर्क है। और हाँ, हम बेटर परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इतने कम बजट में परफॉर्म कर रहे हैं। वो 500 करोड़ के बजट में इतना परफॉर्म कर रहे हैं, हम 20 करोड़ के बजट में 29 कर रहे हैं। हमारा 30 करोड़, हम 60 कर देंगे। यही फर्क है। क्या आपको लगता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट हो, जो स्पोर्ट्स के एंथुजियास्ट हो, व्यूअर्स हो, वो पैरालंपिक्स को उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं एज ओलंपिक एथलीट्स? नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतना नहीं देते जितना देना चाहिए। आप खुद देखो, गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है, चाहे वो आप हर जगह देखना, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, कोई भी चैनल हो। मीडिया भी नहीं उठाती इन चीज़ों को। मीडिया क्या करती है, 4 साल में आ जाएगी, हाँ भाई पैरालंपिक्स आ गए। आप जब ओलंपिक्स को हर डे सेलिब्रेट करते हो, आप पैरालंपिक्स को हर डे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? बहुत ही कम चंद मीडिया रिपोर्टर्स होंगे जो हर डे पैरालंपिक्स को सपोर्ट करते हैं, पैरालंपिक्स को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो पैरालंपिक्स को हर दिन सेलिब्रेट करते होंगे। व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे जितने लोग भी हो, इतने सौ लोग हैं जो पैरालंपिक्स को बस सपोर्ट करते हैं 4 साल में। 4 साल में इतने सारे कांग्रेचुलेशन आते हैं, और जो हर दिन हम लोग लड़ रहे होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हम एशियन गेम्स और वो सब, उसमें इतना 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 चलता रहता है। हाँ भाई, उस टाइम पे तो मीडिया भी कुछ नहीं बोलती, मीडिया बात भी नहीं करती। 4 साल में एक बार सेलिब्रेट करना क्या है हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। पहले आके हमारा गेम देखो, हमारी डिसेबिलिटी देखो, हमें किस चीज़ से फाइट करना है, हमें इस चीज़ से फाइट भी कर रहे हैं और हम ये चीज़ कर भी रहे हैं। तो मैं तो, जो कॉर्पोरेट्स भी कुछ नहीं करता, गवर्नमेंट कर रही है। मैं गवर्नमेंट को हमेशा से इस चीज़ का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो हमें इंक्लूसिव बना रही है ना, आज जो हम, मतलब देखो, सबके पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट की वजह से आ रहा है, उस चीज़ के लिए तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो एक प्यार मिलना चाहिए ना लोगों से, वो नहीं मिल पा रहा। उस चीज़ में कमी रह रही है। सिर्फ क्यों? क्योंकि मीडिया 4 साल में एक बार सेलिब्रेट करती है हमें। मैं 2-3 को छोड़ के तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो रोज़ सेलिब्रेट करते हैं और वो मुझसे रोज़ बात करते हैं, तो मुझे उनसे बहुत खुशी होती है। हर दिन सेलिब्रेट करो पैरालंपिक्स, चाहे ओलंपिक्स भी हो, हर 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 डे सेलिब्रेट करो। आप देखो 4 साल में रिजल्ट, अपने आप ही बंदा बूस्ट होके आप बहुत चीज़ कर जाएगा। 500 करोड़ खर्च किया जाता है ओलंपिक इंडियन एथलीट्स, पैरालंपिक इंडियन एथलीट्स पे 20 करोड़, यानी ओलंपिक इंडियन एथलीट्स पे 25 गुना ज्यादा खर्च किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका डिफरेंट गेम्स भी तो बहुत ज़्यादा उनके। हमारे डिसिप्लिन्स बहुत कम है पैरा स्पोर्ट्स में, उनके डिसिप्लिन्स ज़्यादा है पैरा उसमें, एबल में। इस वजह से उन पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और उन पे कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा आते हैं। इधर कॉर्पोरेट कोई नहीं आता, 2-4 स्पॉन्सर आगे आगे, बस नहीं आए नहीं आए। प्राइवेट स्पॉन्सर ही 1-2 है हमारे पास, अगर देखा जाए तो। और उनके पास बहुत सारे होंगे, गिनती नहीं होंगी प्राइवेट स्पॉन्सर्स की। यही मतलब डिफरेंस है इन दोनों में। 500 करोड़ ले लो, लेकिन फिर हमारा रिजल्ट भी देख लो, थोड़े में ही सीखा है हमेशा से जीना, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको लगता है कि आपने जब ये सिल्वर मेडल जीता उससे बहुत फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फंड्स आएंगे आपको लगता है फ्रॉम स्पॉन्सर्स, कॉर्पोरेट्स? क्योंकि कॉर्पोरेट्स बहुत बात करते हैं, जब मैं इतने सारे इवेंट्स होस्ट करता हूँ कॉर्पोरेट्स के लिए स्टेज पर, वो बोलते हैं यार
हम लोग को स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पैरा ओलंपिक विनर है और वो कह रहा है कि फंड्स नहीं आ रहे। कॉरपोरेट कुछ नहीं करती इंडिया में, अगर मैं सच बताऊं तो वो सिर्फ अपना पैसा घुमाना जानती है। कॉरपोरेट्स कुछ भी नहीं करती। कॉरपोरेट्स अगर करना चाहे ना, इंडिया में बहुत सारे और मेडल आ सकते हैं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे इंडिया में, अच्छा जिम्स का इक्विपमेंट्स लेके आए, अच्छे इक्विपमेंट। हमें जरूरत ही नहीं बाहर फॉरेन ट्रेनिंग करने की। क्यों हम गवर्नमेंट से पैसा लें जब हमारे, देखो गवर्नमेंट पे भी इतना पैसा नहीं है जितना कॉरपोरेट्स पे है इंडिया में। वो कर सकती है सपोर्ट। तो धीरे धीरे करके वो लोग बोलते बोलते हैं, हाँ एक आधा जैसे एनडीटीवी का हिंडाई हंडाई का वो चल रहा है, उसमें है, मतलब वो लोग करते हैं सपोर्ट। लेकिन ये और गिनती भी नहीं हाथों पे मेरे कि मैं गिन के बता दूं कि आपको जो सपोर्ट करता हो। आपको जो फैसिलिटीज मिलती है ट्रेनिंग के लिए, वो इंडियन ओलंपिक एथलीट से कंपेयर्ड करे तो कैसा होता है वो? देखो मेरे को तो पूरी मिलती है, बाकी एथलीट्स का तो पता नहीं मुझे। लेकिन बाकी एथलीट्स बहुत सारे मतलब कंप्लेंट करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन मुझे मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलती है। और बार बार मैं जब भी जाता हूँ अपने साई में, तो वो बोलते भी है कि आप फॉरेन क्यों नहीं जाते। मैं बोला जो चीज़ मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ, जब मेरा मेडल आ रहा है, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही क्यों। मैंने काफ़ी सारे मतलब जो अपने प्राइवेट से स्पॉन्सर से खुद ही इक्विपमेंट्स यहाँ मंगवा रखे हैं काफ़ी सारे, जो बाहर के हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर जाने की। मैंने यहीं दिल्ली में सेटअप कर रखा बढ़िया, यहीं आराम से ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन हाँ, अगर और ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और सिर्फ हमारे लिए नहीं आएगी ना इक्विपमेंट्स, वो एबल एथलीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मेंटालिटी है ना, आप देखना एक एबल एथलीट्स में और एक पैरा एथलीट्स में, हम ना बोल के चलेंगे हम मेडल लेके आएंगे, अब कलर नहीं पता हमें कौन सा आएगा, वो लोग कभी नहीं बोलते। ये फर्क है बस हम दोनों में। आप लोग डंकी की चोट बोलते हो बोलते हैं, और वो लोग कभी मुंह नहीं खोलेंगे इस बात पर, कभी नहीं खोलते वो लोग। क्योंकि वो खुद पर विश्वास कम है। हाँ, हमारा इसलिए विश्वास ज़्यादा जग जाता है ना, क्योंकि मैं पहले ही बताया आपको, इतना मेंटली वैसी सोसाइटी से एक्सक्लूसिव ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, एक्सक्लूड ही रहते हैं। तो इसलिए ये रहता है कि अब हम तो करके ही दिखाएंगे, बस वही है, करना है तो करना ही है। ऊपर से हम, मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी की तरफ से आता है, तो मैं तो कभी हार ही नहीं मानता। और हार भी गया तो क्या हो गया, मैं हमेशा सीख के जाता हूँ उस गेम से। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar machao. जिंदगी से क्या सीखा है? जिंदगी से, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जिंदगी से मैंने एक चीज सीखी है कि लोगों पे ज्यादा भरोसा ना करो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कभी भी। जो चीज मिल रही है ना उसमें खुश रहो बस, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो बस। क्योंकि भगवान ने जो लिखा होगा ना, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, जो मिलना है वही मिलेगा। अब मैंने भी बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मेरा सिल्वर ही आया, तो मैं अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ। जितना ज़्यादा मैं अच्छा हार्ड वर्क करूँगा ना, उतना अच्छा ही मिलेगा। जो पैसे आप खर्च करते हो अपने ऊपर, ट्रेनिंग के लिए, खाने पीने के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि आपको भी एक सर्टन वे में खाना है, ट्रेन करना है, ताकि आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सके, वो सेल्फ फंडेड हो, वो खुद की जेब से पैसे डालते हो, और या फिर लोग आपको सपोर्ट करते? नहीं, लोग तो मुझे कोई सा सपोर्ट नहीं करता, एक भी लोग नहीं सपोर्ट करते। मुझे करते हैं गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको महीने में? सेंटर गवर्नमेंट 50,000 रुपीज़ देते हैं वो टॉप स्कीम्स का, और बाकी आपका जो भी रहने का, कहीं ट्रेनिंग करनी है उसका सब कुछ पैसा देते हैं। कोच फीस, फिजियोथेरेपिस्ट की, एवरीथिंग दे कवर। और
एक मेरा प्राइवेट स्पॉन्सर है OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट NGO है, वो करते हैं बस 2 लोग, और कोई भी नहीं करता, वो 2 करते हैं फंडिंग। तो आपको गवर्नमेंट 50,000 रुपए पर महीना देता है, हाँ, पर मंथ देते हैं। और ट्रेनर के लिए, कोच के लिए सेपरेटली वो लोग ही सब डायरेक्ट पे करते हैं? डायरेक्ट पे करते हैं। और क्या क्या ख्याल रखते हैं जो वो डायरेक्टली पे करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, चाहे आपका साइकोलॉजिकल ट्रेनर हो गया, एवरीथिंग, जहाँ रहना है, चाहे फॉरेन में रहना, फॉरेन में ट्रेनिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह का, एवरीथिंग। तो आपको सिर्फ उनको बोलना है कि मैं दिल्ली में ट्रेन कर रहा हूँ, मैं मुंबई में ट्रेन कर रहा हूँ, मैं इधर ट्रेन कर रहा हूँ, और वो बोलेंगे आप करो ट्रेनिंग, हम पैसे भर देंगे। हाँ, सब कुछ वो देते हैं। दैट्स वेरी गुड ब्रदर। हाँ, वो अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट का ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट का नहीं बोला। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ वो कैश अवार्ड, आपने मेडल जीता है, वो स्कीम है, उसमें आपको कैश अवार्ड मिल जाएगा, इसलिए मैं प्रॉपर वो मेंशन करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना दिया आपको सिल्वर अभी मेडल? तो 4 CR 4 CR दे सिल्वर मेडल के लिए। सिल्वर मेडल। और वो आप अच्छी तरह सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो? हाँ, इन्वेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। पर उससे निकाल के आप अपने ट्रेनिंग पे भी खर्च करते हो? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी कभी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है उसका। हाँ, उसका वैसे अपने शौक भी होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसको पूरा करने के लिए, तो वो है। मैं जॉब भी करता हूँ, CGST एंड कस्टम्स में हूँ, जी। तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। और क्या शौक है आपके? शौक क्यों नहीं यार भाई? अरे बोलो ना यार भाई, मेहनत भी तो करते हो यार, शौक रखना हक से यार भाई। मेरे को शौक है, मैं अपना पार्टी करता हूँ, बहुत। मतलब मजे से अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा। मैंने डांस वांस ये सब करते हो ऐसे? नहीं, ये डांस वगैरह सब कुछ खुल के मजे से। बहुत अच्छा और है। ये आपके भाई, दोनों भाई हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। इन्हें पता है ना, इसलिए। तो कितने, सुबह 4 बजे तक पार्टी करते हो, 5 बजे तक? 2-3 बजे तक आराम से पार्टी करते हैं, आराम से। हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में नहीं करता, ऐसे नहीं, मतलब गेम्स के टाइम पे नहीं, मतलब वैसे। अब जैसे हो गया खत्म, 4 साल की साइकिल खत्म होगी अभी, अब अगला 4 साल है, तो 2-3 महीने बढ़िया पार्टी वगैरह, और घूमना फिरना बहुत पसंद है मुझे, और PUBG खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें करता हूँ। और अलग अलग मंदिरों में जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भक्ति भी बहुत ज़्यादा करता हूँ महादेव जी की। तो पार्टी पे वापस चलते हैं। तुम्हारे जब मेडल जीतते हो, मैं समझाऊं कि यार अफसोस हुआ, आंखों से आंसू निकले कि आपको नंबर 1 होना था, नंबर 2 है, मैं बहुत गर्व फील करता हूं कि आपको सिल्वर मिला। उसके 1-2 दिन बाद फिर पार्टी शुरू। हाँ, पार्टी शुरू, अपना बढ़िया डांस वगैरह, डीजे, यही चाहिए, और क्या चाहिए पार्टी में। और बहुत दोस्त हैं आपके? देखो, दोस्त तो बहुत सारे बन जाते हैं मेडल आने के बाद, लेकिन करीबी दोस्त थोड़े बहुत ही होते हैं। कितने करीबी दोस्त हैं आपके? करीबी दोस्त अगर मैं हाथों पे गिनूं तो 10-12 ही होंगे बस। और ये किरोड़ी मल वाले दोस्त हैं? हाँ, उन सबको गिन के बता रहा हूँ, ये भी स्कूल बैठे, के? इनको भी गिन के बता रहा हूँ। ये दोनों जो बैठे, ये कौन है, आपके भाई हैं? हाँ, कि एक मुंह बोले तो, भाई वो है? तो मेरे बचपन का दोस्त है, ये साथ में भाई है। अच्छा, तो यानी कि स्कूल कॉलेज को मिलाकर हाँ, 12-15 बस। 12-15, और बाकी जो नए दोस्त बनते हैं उनको आप अक्वेंटेंस रखते हैं? हाँ, उनको जैसे वो करते हैं ना, मैसेज रिक्वेस्ट आता है इंस्टाग्राम में, जर्नल प्राइमरी, वो है बस। तू अंगार है भाई, तू अंगार है भाई, आई लव इट। तो और स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत ना ज़्यादा आपके? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मन को शांति मिलती है मुझे। मैं बचपन से, मेरी मम्मी ने एक चीज़ सिखाई है, मेरी मम्मी अभी भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठती है 3 बजे, और मैं अब तो नहीं उठता, पहले उठता था 4 बजे। अब थोड़ा सा क्या है, ट्रेनिंग ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो 8 घंटा वर्कआउट कर लिया, फिर उसके बाद नींद भी प्रॉपर चाहिए, तो इस वजह से मैं उठता हूँ 6-7 बजे। तो मैं फिर पूजा करता हूँ, 1 घंटा पूजा करता हूँ सुबह, और फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। या तो मैं ट्रेनिंग पहले कर लेता हूँ, फिर पूजा बाद में करता हूँ, लेकिन कर लेता हूँ सुबह। रोज आप ट्रेन करते हो? रोज़ कितने घंटे? 8 घंटे। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? मैं मॉर्निंग उठता हूँ 6 बजे, और उसके बाद नहाता हूँ, और फिर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ। ट्रेनिंग करके 2-3 घंटे सुबह हो जाते हैं, और आते आते भी फिर वो टाइम जोड़ रहा हूँ मैं। 8 घंटे तो कोई नहीं करता, वो तो मतलब 4 घंटा में आना जाना भी हो जाता है 1 घंटे का, और 3 घंटे ट्रेनिंग का हो जाता है, ऐसे होता है। मतलब कूल डाउन, वार्म अप, और
ये सब चीज़ें मिला के वो वर्कआउट फेज़ और ये सब। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर लंच करते हैं क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं बचता। फिर उसके बाद लंच करके 4 बजे फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, आके फिर वापस से डिनर करके 8 से 10 बजे मैं पबजी खेलता हूँ 2 घंटे अच्छे से और फिर सो जाता हूँ। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, अब मतलब हाँ या ना बोलूँ अब समझ नहीं आ रहा। तो माने सोच रहे हो कि हो जाएगी, वो वाले फेज में हो क्या? नहीं नहीं है, लेकिन ये घर पे जाएगा। तो मम्मी पापा को नहीं मालूम कि गर्लफ्रेंड है? नहीं मालूम ना। ठीक है, ये इंटरव्यू मत दिखाना उनको। तो आपकी जो स्पेशल लेडी करती क्या है? कुछ नहीं। तो बहुत सपोर्ट करती है आपको? हाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हो। चलिए, मम्मी पापा देख रहे हो इस चक्कर में। कोई नहीं अब तो। कितने टाइम से आप हो रिलेशनशिप में उनके साथ? कॉलेज के टाइम से ही है, बहुत जो टाइम। कॉलेज के टाइम से। बहुत तो मम्मी टाइम। पापा के साथ छुपाया कैसे ये? अरे उनको लगता है मैं शरीफ हूँ थोड़ा सा। अरे भाई, गर्लफ्रेंड हो ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम शरीफ नहीं होते हो फिर यार। अरे नहीं, क्या है ना हमारा बैकग्राउंड ऐसा आता है, उन्हें मतलब वो नहीं लगता, वो नहीं लगता, तो इस वजह से अपने इंडियन की मेंटालिटी यही है। लेकिन हाँ, घर वालों ने बोला जो पसंद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो है ना, कई बार हो जाता है कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि हाँ तुझे क्या पसंद है, प्यार से पूछ लिया, फिर बोला, इसकी तो गर्लफ्रेंड है, वही वाली बात है, वो चीज़ फिर इतना मैं अभी हुआ नहीं, लेकिन हाँ घर वाले कुछ नहीं बोलते मेरे। जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो, उस वक्त खाना वाना पैक करके जाते हो कि वहाँ न्यूट्रिशनिस्ट आपको खाना देता नहीं है? नहीं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना, हाँ। वहीं ट्रेनिंग करता हूँ, तो खाना वो न्यूट्रिशनिस्ट पहले ही और तैयार करके रखते हैं। ये कौन सा हॉस्टल है भाई? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। नॉट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से आप मुझे बाहर निकलवाओगे। नहीं, ठीक है। तो वहां से आपको एग्जैक्ट राइट प्रोपोर्शन क्या खाना है वो सब मिल जाता है आपको? राइट, हाँ पूरा। हमारा जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है स्पोर्ट्स का, एज कंपेयर टू अब्रॉड, क्या है? कैसा कंपेयर करोगे आप? कंपेयर करूँ तो हमारे यहाँ ना सब कुछ फ्री है, इस वजह से मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ सब कुछ पैसे हैं, अगर आपको एंट्री भी करनी है ना ग्राउंड में, तो आपके एंट्री के भी 1000 यूरो 2000 यूरो ऐसे है। तो अगर वैसे ही अगर गवर्नमेंट यहाँ चालू कर देगी तो यहाँ पर क्या है, वो हार जाएगी इलेक्शन। वहाँ पर तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर अगर कर दिया तो आपको खरीदना पड़ेगा ही, कार्ड बनवाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ मेंटेनेंस है। यहाँ मेंटेनेंस अगर होना शुरू कर देना ट्रैक्स की, थ्रोइंग एरिया की, तो बहुत चीज़ें हो सकती है, इस चीज़ पे काम हो सकता है। विनेश फोगाट जी के साथ जो हुआ वो सिर्फ 100 ग्राम ऊपर थी, सिल्वर कंफर्म था, गोल्ड भी जीत जाती मेरे ख्याल से। हार्ट ब्रेकिंग था भाई। हाँ नहीं देखो, बुरा तो लग रहा था क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन क्या कर सकते हैं कि एक जो आईओसी ने रूल्स बना रखे हैं, तो उसके खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2016 में रियो में पैरालंपिक्स में सुंदर सिंह गुजर थे, उस टाइम पे बहुत मतलब उनका नाम चल रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था F46 में। वो खाली 30 सेकंड लेट थे कॉल रूम पे, उन्हें उस उधर ही एंट्री नहीं होने दी। और अभी 2023 के एशियन गेम्स में हमारे 3 एथलीट्स थे F51 कैटेगरी के, डिस्कस थ्रो के, वो लोग वहीं खड़े कॉल रूम में, और वो इतना सा सेकंड, बस इतना सा लेट हुए थे, उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। तो ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं। तो लेकिन उनकी मेहनत भी काफ़ी सालों की थी, और उनका फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में मेडल आ रहा था, तो मैं दर्द समझ सकता हूँ कि जिस मेरा भी 2018 में जब मैं फोर्थ था एशियन गेम्स में, और तब मेडल नहीं आया था, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मैं रोया भी था, लेकिन अब किसको क्या शो कर सकते हैं, तो मैं वो दर्द समझ सकता हूँ कि उनका वो दर्द क्या रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, रूल्स आर रूल्स, उनके लिए मतलब बाहर के लोग रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपको क्या लगा मस्ट हैव गॉन रॉन्ग जब न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, एक पूरी टीम होती है एथलीट का ख्याल रखने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए, गाइड करने के लिए, ये 100 ग्राम ऊपर कैसे गया होगा? मुझे तो लगता है सिर्फ पानी का वेट होगा, पानी पी लिया होगा हल्का सा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी वजह से हो गया होगा। नहीं तो क्योंकि खाएंगे तो नहीं यार, वो इतने टाइम से मतलब उन्हें पता है कि वेट पूरा मेंटेन करके चलना है, हर चीज़ संभालनी होती है, और
क्या खाना है क्या, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है रेसलर्स को ज़्यादा खाते हुए भी। वो अपनी प्लेट्स में एकदम थोड़ा अमाउंट में, हम तो फिर भी हम थ्रोअर्स हम खा लेते हैं, हमें तो वेट का कोई चक्कर नहीं है। तो वो और मेरे मतलब काफ़ी सारे पावर लिफ्टर्स भी दोस्त हैं, तो इतना सा ही खाते हैं। तो मेरे को लग रहा है शायद उस चीज़ में या तो हल्का बहुत 1 घूँट 2 घूँट पानी पी लिया होगा, उस वजह से वेट बढ़ गया होगा। बाकी तो ट्राई भी करा होगा, लेकिन देखो टाइम भी ज़्यादा नहीं देते वो लोग, वेट करवाने के बाद भी 1 घंटा देते, तो 1 घंटे में भी 100 ग्राम कैसे कम करें? बाल भी कटवाए उन्होंने, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाया। उनसे बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे। मैं वैसे फेस टू फेस काफ़ी अवार्ड फंक्शंस में मिला हूँ, लेकिन कभी मेरी बात नहीं हुई उनसे। मैंने सुना है पॉलिटिक्स बहुत होता है स्पोर्ट्स में, हुँ। एक्चुअली हर क्षेत्र में होता है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स में भी, पैरा स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स ऐसे होता है? पॉलिटिक्स मतलब एज़ सच तो कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ, फेवरिज़्म तो हमेशा रहती ही है एक खिलाड़ी की, कि ये जाए आगे, और फेडरेशन का वो फेवरिज़्म रहता ही है। लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारा सारे गेम्स लगभग इंडिविजुअल होते हैं। हमारा कोई टीम इवेंट्स है ही नहीं कि हम कितना वो करें, और ना कोई हमारे में रेसलिंग है कि रेफरी गलत दे रहा है, वो चीज़ें नहीं है ना हमारे में। तो इतना वो नहीं होता हमारे में पॉलिटिक्स पैरालंपिक्स में। अगर मैं बोलूं कि योगेश का एक सपना जो था बचपन में, वो आपने फुलफिल कर लिया, और वो सपना क्या था? मेरा तो सपना था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं, लेकिन वो तो नहीं बन पाया। लेकिन अब पीएचडी की डिग्री लूंगा डॉक्टर लगाने के लिए तो उससे कर लूंगा पूरा। हाँ। वो डॉक्टर योगेश कथुनिया कर लूंगा उससे पूरा। लेकिन हाँ, डॉक्टर में इतना नाम नहीं कमा पाया जितना इसने कमवा दिया, ये चीज़ है बस। कौन वो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं भाई? एक रॉबर्ट हार्टिंग है जो जर्मनी के थे, वो उनका मैं मतलब बहुत ज़्यादा देखता था थ्रो करते हुए। डिस्कस थ्रो वो एकदम फिक्स टेक्निक से मारते थे, मतलब डिस्को पुट नहीं करते थे, उनका देखता था। और एक एथलीट थी फ्रांस की, मलीना रॉबर्ट, वो ओलंपिक्स में 4 ओलंपिक्स खेली थी। उन वो कभी 29 थी, कभी 5th थी, कभी 6th थी, कभी 7th थी। और जब उनका टोक्यो में आया, सॉरी रियो में उनका मेडल आया, तब उनसे देख के इंस्पायर हुआ कि हाँ, मेडल आ सकता है इस एज में भी। 38 की हो गई थी वो, तब उनका मेडल आया। तो उनसे देख के मतलब 4-5 ओलंपिक्स खेलने के बाद भी उनका मेडल आया 5वें ओलंपिक्स में, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। ये होता है कि कभी भी हार्ड वर्क मत छोड़ो, भगवान की जो चीज़ है वो कभी ना कभी तो देंगे। एक परिश्रम भी तो ले लेता है भगवान कभी-कभी, बहुत ज़्यादा ही ले लेता है कभी-कभी तो, और कभी-कभी किसी को थोड़े में दे देता है, कभी-कभी किसी को बहुत ज़्यादा उससे परिश्रम करवाता है। तो भगवान की वो चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई कि मतलब बायस्ड मत रहो ना जो है वो हमें भी दो, इतना ही मेहनत हम कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो उतना ही दो, उतना ही वो करो ना। वो बायस्ड हो जाते हैं कभी-कभी। भगवान से क्या बात करते हो आप? मैं तो वो सिल्वर आया था जब ही बात करी थी, उसके बाद तो वो क्या बोला था उनको? मैं ये बोला था कि मैंने इतनी मेहनत करी, वो करा, ये करा, मैं आज तो दिन चलवा देते भगवान, क्योंकि खिलाड़ी का हमेशा दिन होता है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं भी यही बोलता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा। ये मेडल आप रखते कहाँ हो घर में? ये अपने पास, बेड के पास, बिल्कुल। बेड के पास? बेड अभी माने तो आप यहाँ सोते हो तो बगल में ऐसे रहता हाँ, है? बगल में ही रहता है मेरे पास ही। हम्म। जहाँ जाता हूँ अभी तो कैरी ही कर रहा हूँ हर जगह पे ले जाके। तो इस पे ये लिखा हुआ ना, तो इसमें मतलब मेडल पे लिखा हुआ है पैरा एथलेटिक्स F56 डिस्कस थ्रो। तो इसको कोई चुरा भी नहीं सकता, अगर किसी का गुम हो जाए सिल्वर है तो मेरा इस पे वो लिखा हुआ है। तो वो चीज़ अच्छी लगती है इसको देखने में। ये मेडल चोरी भी होते हैं क्या? अरे कोई सा ले जाए, पता नहीं, कोई बेच दे, ऑक्शन कर दे क्या अपने इंडिया वाले है ना, अरे इसको जेब में घाल दो, इसमें जेब में ले जाके जा ही जा रहे ये डर रहता है आपको? और बहुत ज्यादा रहता है। मैं तो जैसे लोग जैसे देखते ना, देखो मैं ऐसे पकड़ के रख लेता हूँ, जैसे लोग आए देख रहे हैं मेडल, तो उन लोगों ने ऐसे पकड़ रखा है, मैंने यूं हाथ में ले रखा है, मैं कोई सा लेके ना भाग जाए।
तो ये चीज़ का भी डर बहुत ज़्यादा लगा। फिर लोग ना हाथ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अब किसी को मना नहीं कर सकते। गुस्सा भी बहुत आता है कि मैं यार ज़्यादा हाथ मत लगाओ, पानी वाले हाथ मत लगाओ, बस साफ हाथ लगा लो बस इसमें। तो वो चीज़ का भी वो रहता है, क्योंकि ये जो मेडल बनाते हैं ना, इसका ना वो उतर जाता है, देखो थोड़ा थोड़ा उतरना शुरू हो गया। तो पानी जो लगाता है ना तो खराब हो जाता है। तो मैं यही मना करता हूँ, मैं हाथ इस पे गंदे मत लगाना, मैं साफ हाथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाह। कभी सोचा था उस वक्त जब शुरू कर रहे थे कि नहीं ये होगा हाथ में? नहीं, कभी नहीं सोचा था। बस फिटनेस के लिए शुरू करा था मैंने स्पोर्ट्स, कि मैं फिट रहूंगा। कभी सोचा ही नहीं था यहाँ तक। मुझे तो अभी भी याद ही नहीं आ रहा मैं कैसे 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 चलते हुए यहाँ आ गया। 8 साल कब कंप्लीट हो गए समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ब्लैंक रहती है वो चीज़ें कि कैसे, मतलब बस से आना रोज की रोज, बस से अप डाउन करना। मेरा 2-2 ढाई घंटे बस में लग जाते थे आना जाने में, और 2 टाइम प्रैक्टिस करना था। तो हम वहाँ पर एक रैंप हुआ करता था, वहीं सो जाता था शाम को, ताकि शाम को ट्रेनिंग करनी पड़े। तो वही चीज़ करता था मैं। मतलब फिर धीरे धीरे करके जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन गेम्स में 4th आया था, तो घर वालों ने स्कूटी दिलवा दी। तब फिर थोड़ा ये हौसला बढ़ा। तब तो क्या है, स्कूटी से थोड़ा टाइम बचना शुरू हुआ। लेकिन 3-4 साल में बस में ही ट्रैवल करा, बहुत ज़्यादा धक्के खाए बस में मैंने। सारी बसों के नंबर याद हो गए थे, सारे दिल्ली के रूट याद हो गए थे मुझे। कौन सा फेवरेट बस रूट था आपका? मेरा बस रूट था, मैं बहादुरगढ़ से उठता था, मुंडका वाली पकड़ता था बस। वहाँ से पकड़ के फिर वो निज़ामुद्दीन की जाती थी 794, वहाँ से सीधा फिर नेहरू स्टेडियम। दोस्त बन गए थे बस में, क्योंकि शायद उसी वक्त निकलते होगे रोज ना? मेरा कंडक्टर और ड्राइवर मेरा वेट करने लग गए थे, वो आया नहीं लड़का अभी। मैं उससे बातचीत हो गई थी, तो सारी बस वाले वो कंडक्टर ड्राइवर से मैंने टाइमिंग पूछ ली थी कि आप किस टाइम आते हो यहाँ पर। तो सैटरडे को एक बार क्या हुआ, स्ट्राइक हो गई उस टाइम पे डीटीसी की। तब मैं भूल गया, मैं बैठा रहा, मैं शाम हो गई, मैं ये तो आया ही नहीं। फिर तब इतने पैसे भी नहीं थे। फिर मैं वेट ही करता रहा। फिर कोई पता नहीं कहाँ जाके 10-11 बजे रात को आई, क्योंकि सैटरडे को एक टाइम ट्रेनिंग होती है हमारी। तब मैं उस बस में सवार होकर अपने घर को गया था। बहुत लेट गया था रात को उस दिन। तो हमारे जो बस के भैया हैं और कंडक्टर, उनसे बात बात करते थे बिंदास? हाँ हाँ, उनसे तो पूरी दोस्ती यारी हो गई थी मेरी, क्या बहुत नाम है अच्छी। उनके? नाम याद नहीं है अब मुझे। ठीक है। हाँ माने मतलब माने दिल थे, की बात बोलते थे उनको? बहुत ज़्यादा बोलता था माने मैं। आज कठिनाई देखी दिन में हाँ हाँ। तो उनको बोल देते थे। पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स होता ही क्या है। धीरे धीरे रियो के बाद थोड़ा चला कि हाँ, मतलब पैरा स्पोर्ट्स भी नाम की चीज़ है। वो पहले तो मजाक समझते थे, यार मजाक कर रहा है। मैं बोला नहीं नहीं, सच्ची में होता है पैरा स्पोर्ट्स। फिर फिर बोलते हैं इसमें पैसे भी मिलते हैं। वो सबसे पहला एक ही सवाल होता है अपने इंडियंस का, इसमें पैसे मिलते हैं कि नहीं। मिलते हैं तो करेंगे, नहीं मिलते तो नहीं करेंगे। फिर उन्होंने अपने चाचा मामा बुआ के लड़के भी गिनवा दी कि उसको भी दिक्कत है, इसको भी दिक्कत है, मेरे पड़ोसी को भी दिक्कत है, उसका भी करवाना है। मैं बोला भैया मेहनत भी चाहिए इसमें। अरे मेहनत करेगा। तो ये सीन है इसमें। अब बाकी भारत देश में है तो सबसे पहले पैसे ही आगे आते हैं हर चीज़ में। तो आपको भी बोला गया था कि यार इस फील्ड में पैसे है कि नहीं? माँ बाप ने पूछा था कि नहीं? नहीं, कभी नहीं पूछा। हैट्स ऑफ टू देम, बस सुपर्ब। उन्होंने ये पूछा था कि जो तेरे को अच्छा लगे वही करना, जो तेरे को नहीं लगे मत करियो कोई भी चीज़। मैंने बोला मम्मी मेरे को ये पसंद है, मैं करता हूँ पैरा स्पोर्ट्स। तो मम्मी बोले ठीक है, जो तुझे पसंद है कर। बस फिर करते करते यहाँ तक आ गए। कभी ये फीलिंग आती है कि मैं उसी बस में बैठूं और वो बस वाले भैया और कंडक्टर से मिलूं और मेडल दिखाऊं? कभी सोचा उसके बारे में? सोचा है, ढूंढा भी था, लेकिन आजकल क्या है ना, हमारी दिल्ली में बस हो गई है फ्री, और बस में ज़्यादा जाती है लड़कियाँ। तो दिक्कत है, लड़कियों की टिकट है फ्री, उसमें अब चढ़ूँ कहाँ उसमें। अब सच बताओ तो अब बैठा नहीं जाता बस में। चक्कर आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा बस में बैठ के। लेकिन चक्कर आते लड़कियों की वजह से कि चक्कर आते क्योंकि अभी बैठ नहीं पा रहे हो? क्योंकि क्या कारण है, क्यों नहीं बैठ पा रहे हो, क्यों चक्कर आते? लड़कियों की वजह से वो चे 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 चलती रहती है, फोन चलाती रहती है। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत, मेरे को सर दर्द होना। मेरे को शांति बहुत ज्यादा पसंद है। मैं लड़ता भी बहुत कम हूँ लोगों से। अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है भाई तू ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं इसमें बात करके ख़त्म कर देता हूँ। मैं ज़्यादा किसी से लड़ाई नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं ज़िंदगी से बस यही चीज़ सीखी है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मुझे पता है अगर वो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, वो भगवान की मर्जी है। इसलिए कभी भी, अब मैं वही बोलता हूँ, हार्ड वर्क ही करते जाओ बस, आपके पास सब कुछ आएगा, सब कुछ। मैंने नोटिस किया कि आपको शांति बहुत पसंद है, राइट? वो तो आप बिंदास मुझे कह भी रहे हैं।
माइंडसेट क्या होता है जब आप जाने वाले हैं? आपको मालूम है अभी पैरा ओलंपिक्स है, मुझे पार्टिसिपेट करना है 3 बजे दोपहर को। मेंटली आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हो? जस्ट 1 घंटा पहले या आधे घंटे पहले और 1 मिनट पहले जब आप वो डिस्कस थ्रो करने वाले हो, क्या चलता है दिमाग में? जैसे ही स्टार्ट होता है, पहले एक दिन पहले बताता हूँ मैं। एक दिन पहले तो हम लोग मैं डिसाइड करता हूँ। पहले तो मैं अलार्म लगाता हूँ 4-5। अगर मुझे 3 बजे उठना है तो मैं लगाऊंगा 2:30 बजे का, 2:35 का, फिर 2:40 का। मैं कभी सोता ना रह जाऊँ। मेरे हमेशा से पता नहीं क्या है, नाइटमेयर्स काफ़ी आए हैं मुझे कि मैं सोता रह गया और इवेंट हो गया। अभी भी ऐसे ही आया था, मैं सोता रह गया, इवेंट हो गया। मैं सुबह उठा एकदम से, तो एकदम टाइम टेबल शेड्यूल बना लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही उठता हूँ। कभी किसी से हेल्प नहीं ली उठने में। घर पे होता हूँ तब तो हेल्प लेता हूँ, क्योंकि घर पे मैं एकदम बिंदास सोता हूँ। मैं कभी भी वो फिक्र ही नहीं करता घर पे सोने के बाद। फिर उसके बाद वहाँ शेड्यूल बनाता हूँ, फिर मुझे सुबह क्या खाना है सबसे पहले, क्योंकि बेसिकली थ्रोवर्स कार्ब लोडिंग करते हैं, तो हम कार्ब्स वगैरह ज़्यादा खा के जाते हैं उस टाइम पे। और फिर अपनी टेक्निकल चीज़ों को याद करता हूँ, अपनी वीडियोस देखते हुए जाता हूँ। अपने एक मुझे गाने बहुत पसंद है, हाई बेस वाले, तेज वो स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं पसंद मुझे। पंजाबी सॉन्ग हो, हाई बेस वाले कौन वो। सा गाना सुनते हो जनरली? वो करण औजला का है ना, करण औजला का सुनता हूँ शायद। सुनते हो आप? तो ये आप कान में सुनते हो 50 बार्स। जाते वक्त? हाँ हाँ, जाते वक्त 50 लूप में बार। सुनते हो? लूप लूप में? में सुनता हूँ 50 बार्स, बार 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 बार। 50 बार्स बहुत बहुत बार सुनता हूँ। उसमें मुझे मजा आता है, उसकी हर एक लाइन में मोटिवेशन है। वो गाना आपके अंदर वो क्या चीज बाहर निकालती है? वो एक एड्रेनालाइन रश देता है, बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्त। पंप करता है? पंप करता है। हमें थ्रोअर्स को वही चाहिए। और जब स्टार्टिंग में एक अच्छा एड्रेनालाइन रश हो जाए और आपकी थ्रोज भी अच्छी निकल जाए ना, तो बाकी की 5 थ्रो आपकी ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त निकलेगी। आप बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करोगे। तो हमारा माइंड सेट ना पहली थ्रो से सेट होता है। अगर पहली थ्रो खराब गई ना, तो थोड़ा सा आप हड़बड़ाओगे। लेकिन हम एक बार यही सोचते हैं कि काम रहे। और फिर मैं डीप ब्रेथ पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ। डीप ब्रेथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। हर चीज़ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। पहले मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता था, लेकिन अब मैं प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ। प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे, हमारा ज़िंदगी में कभी मेडल नहीं आएगा। हमने सोच लिया ना कि ये ही चाहिए, तो कभी नहीं आएगा। तो मैं हमेशा प्रोसेस फॉलो करता हूँ। मैं अच्छा न्यूट्रिशन पे फॉलो करता हूँ, फिजियोथेरेपी पे, कोचिंग पे, एसएनसी पे, मतलब हर चीज़ पे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट पे भी फोकस करना है, थ्रोज पे भी फोकस करना है, टेक्निकल, तो इन चीज़ों पे फोकस करने लगा हूँ। तो प्रोसेस पे जितना फोकस करोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अगर मैं सिर्फ रिजल्ट का सोचूंगा तो माइंड में ये प्रेशर रहेगा, अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो चीज़ छोड़ देता हूँ। ये मैं भी करता हूँ कि मुझे लोग कहते हैं यार तेरी वीडियो तो तोड़ फोड़ मचा रहे, व्यूज आ रहे। मैंने कहा कि अगर ये मैं बैठ के सोचता हूँ चैट से पहले, तो मैं आपको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वही है। मुझे ये एंजॉय करना है आपके साथ जो आप बोल रहे हो, ये सब। अगर मैं वो सोचता रहूंगा तो ये तो मैं जीऊंगा ही नहीं ये मोमेंट ना। तो इट्स द प्रोसेस, आई अंडरस्टैंड। तो आप प्रोसेस पे फोकस करते हो। गाना हाई एड्रेनलिन चल रहा है, चल, फिर क्या? फिर उसके बाद ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं, और फिर वो लाइन अप करते हैं अनाउंस करने के लिए। तो नाम आता है ना, तब तो एकदम जोश आ जाता है, फ्रॉम इंडिया। फिर तो बस ऐसा मन करता है वो कैमरा ही उठा के तोड़ दूं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। उसके बाद पूरा इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब इंडिया का फ्लैग आता है पीछे से। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक वो रहती है, जैसे एक नेशनल एंथम सुनने के बाद एक गूज़बम्प्स आता है, वैसे ही उस टाइम पे आता है। और फिर जब वार्म अप करते हैं तो 1-2 थ्रोज करता हूँ, सर्कल में जाता हूँ। फिर मैं अपनी टेक्निक को याद करता हूँ कि ऐसे-ऐसे करके थ्रो मारनी है। और हमारे में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सीटेड थ्रोज, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हल्का-सा भी अगर पैर हिल गया तो वो फाउल दे देते हैं, रेड फ्लैग बहुत जल्दी कर देते हैं। तो फाउल्स को भी बचाना है। और फाउल्स को अगर हमने हावी कर लिया दिमाग पे, तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ज़्यादा अच्छा। तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है थ्रोज में, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है कि फाउल्स को बैलेंस कर लिया और थ्रोज को भी बैलेंस करना है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो परफॉर्मेंस बिगड़ेगी।
तो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस करके चलता हूँ, फिर वहाँ पर थ्रो करता हूँ और फिर एक अंदर से ही आवाज़ निकल के आती है थ्रो करने के बाद, वो चीज़ होती है। जब जाते हो उस वक्त नर्वसनेस होता है, फियर होता है या कॉन्फिडेंस होता है? नहीं, नर्वसनेस अब तो नहीं रहता, पहले रहता था। 2019 का बताता हूँ मैं। 2019 में मेरा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का था दुबई का, तो काफ़ी लोग आ रखे थे उधर भी देखने के लिए, तो मैं उतरा, तो कॉल रूम में गया। कॉल रूम में एकदम चिल बैठा हूँ, मज़े कर रहा हूँ आराम से। उसके बाद आगे लेके जाने लग गए कि आपका इवेंट स्टार्ट होता है, तो स्टेडियम से ऐसे एंट्री होती है, पीछे 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 आना था। तो हम सारे 12-13 जने थे उस टाइम पे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइम पे कॉम्पिटिटर्स। मैं अकेला था इंडिया का। तो जाते जाते मैं बोला देख लूँगा, इसको तो देख लूँगा, इसको भी देख लूँगा, इसको भी देख लूँगा, यही सोचते हुए जा रहा था। फिर वहाँ से इंडिया की टीम बैठी हुई थी, सत्या सर, सतपाल सर, नवल सर और ये सब बैठे हुए थे। वो बोले थे योगेश बढ़िया करियो। मैं बोला हाँ हाँ देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं जैसे ही अंदर गया ना, मेरी हार्ट बीट मुझे लग रहा है 190 चली गई। मैंने पहली थ्रो मारी, वो फाउल। मैंने दूसरी थ्रो मारी, वो फाउल। तब तक मैं ठीक था, समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है, ब्लैकआउट ऑलरेडी हो चुका था। तीसरी थ्रो मारी, वो भी फाउल हो गई। पीछे से कोच साहब बोले क्या कर रहा है? मैं बोला मुझे भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने फोर्थ थ्रो मारी, वो भी फाउल। फिर मैंने फिफ्थ थ्रो मारी, वो भी फाउल। 5 थ्रो मारने के बाद मैंने फाउल कर दिया। उसके बाद मैंने मारी छठी। मेरे सर ने पीछे से मेरे को चिल्लाया योगेश पीछे देख। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी, मेरे कान में गई। उन्होंने मेरे को पीछे से बोला योगेश कुछ मत कर, हाथ हाथ से मार दे। मैंने थ्रो मारी, हाथ से घुमाया, घूम के मारी और हाथ हाथ से मार दी। वो थ्रो नप गई और उसी थ्रो में मेरा ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म हो गया था उस टाइम पे। तो नर्वसनेस उसके बाद कभी नहीं आई फिर मुझे। स्कूटी मम्मी पापा ने खरीदा आपके लिए। हाँ। अब तो 4 करोड़ भी आ चुके हैं, बहुत सारा पैसा भी आ गया होगा, तो गाड़ी खरीद ली? नहीं, गाड़ी अभी तक नहीं खरीदी। गाड़ी में चलाने का टाइम ही कहाँ होता है। मैं लेके रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो वैसे। लेकिन मैं गाड़ियों पे इतना शौक नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, अब दोस्तों ने ज़बरदस्ती कर, हाँ भाई ये लेना वो लेना, लूँगा, अब लूँगा। अपने खुद के पैसे से सबसे बड़ी चीज़ क्या खरीदी आपने? मम्मी के लिए मैंने सोने के कंगन लिए थे उस टाइम पे, और पापा के लिए भी लिया था, कड़ा लिया था, और घर लिया था मैंने अभी। 2-3 घर लिए थे तो वो लिया है। तो ये 2-3 घर कहाँ है? अलग अलग जगह पे है, मतलब इधर पंचकुला से पहले नारायणगढ़ पड़ता है, वहाँ लिया है 2, तो वहाँ लिए थे। और एक बहादुरगढ़ में है और एक दिल्ली में लिया है। तो माने 4 घर। हाँ, मतलब क्या बताऊँ, इनकम टैक्स की रेट बट माँ बाप कौन से घर में रहते हैं? जहाँ जाता हूँ वहीं रह जाते हैं, सारे घर आपके में। साथ चलते हैं वो? हाँ, साथ में ही। मतलब अगर मैं दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो दिल्ली वाले घर में, अभी अभी फिनिश हुआ है उसका पूरा इंटीरियर वगैरह का सारा कुछ, तो वहाँ रह लेते हैं। अगर मैं उधर जा रहा हूँ पंचकुला, तो उस वाले घर में रह लेते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। पैरालंपिक्स के लिए गए थे वो आपके साथ पेरिस में? पासपोर्ट ही नहीं है दोनों का का। पासपोर्ट नहीं है? पापा को आते हैं चक्कर बैठ के। और हालांकि पापा ने बहुत सारे मतलब हेलीकॉप्टर से उस टाइम पे कारगिल वॉर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करी है, फिर भी पता नहीं क्यों पापा को चक्कर आते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ जाते थे पहले, फ्लाइट में भी। अब एज के हिसाब से फादर को जब कोविड हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, टोक्यो जाना था मुझे। टोक्यो से पहले हमें शिफ्ट कर दिया था क्योंकि क्वारंटीन रहना पड़ता था। तो मैं कैंप में चला गया था यहाँ पर सोनीपत। मम्मी पापा को हो गया कोविड, दोनों को उस टाइम पे। और मेरे ट्रायल्स थे, उन लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। फादर का तो 1% लंग बचा था कि मतलब उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको मतलब अब नहीं बच पाएंगे ये उस टाइम पे। लेकिन वही भगवान की मर्जी थी, तो फादर उस टाइम पे बच गए। तो उसके बाद से उन्हें थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, अब चक्कर आना और ये सब। तो इस वजह से वो प्रेफर नहीं करते। गाड़ी में भी आ जाते हैं उनको रात को अगर गाड़ी चलाते हैं तो, इसलिए थोड़ी ही चलाते हैं गाड़ी। लेकिन पापा गाड़ी चलाते नहीं है, पापा गाड़ी उड़ाते हैं मुझे डर लगता है बैठते हुए।
मैं आराम से चलाता हूँ, फादर मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो है ना फास्ट एंड फ्यूरियस वाले विन डीजल, वो वैसी गाड़ी चलाते हैं। माने पापा विन डीजल के हाँ पापा है। हाँ, वही विन डीजल वाले ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कुछ भी मरवा लो पापा, ऐसे 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 ऐसे। दिल्ली में वो भी, दिल्ली में ऐसे कोई गाड़ी नहीं चला सकता, आपको पता है, लेकिन दिल्ली में भी ऐसे 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 कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रक आया देख लेंगे। तो मम्मी भी बहुत ज्यादा बोलती है, मैं भी बहुत ज्यादा बोलता, पापा आराम से चला, अरे कोई दिक्कत, देख लेंगे, कुछ नहीं होता। फादर मतलब वो कभी नहीं ठोकी पापा ने गाड़ी। जब आपको पता चला कि आप अर्जुना अवार्ड जीते हैं, पहला रिएक्शन क्या था आपका? वो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था उस टाइम पे कि हाँ प्रेसिडेंट से मिलेंगे और अवार्ड रिसीव करेंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स का। तो उस टाइम पे शिखर धवन को भी मिला था, उनको मेरे साथ ही मिला था अवार्ड भी, तो उन्हीं के साथ थे हम लोग भी, और काफ़ी सारे एथलीट्स को मिला था। तो बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में फादर पहली बार गए थे। तो जब मेरे को अवार्ड मिला था उसके बाद पापा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड के टाइम पे एक मतलब एक एथलीट्स के साथ एक ही अलाउड था। तो पापा पीछे से आए और मुझे को शाबाशी दी ना, मुझे मेडल से ज़्यादा उस दिन खुशी हुई थी कि पापा ने मतलब शाबाशी दी। और एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, हो चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो एक फैमिली सपोर्ट होता है ना, तो आपको कभी लोनली महसूस नहीं होता, आप कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। आप जो भी काम करोगे आपको पता रहेगा, अरे यार मेरी फैमिली खड़ी है मेरे पीछे से, कोई दिक्कत नहीं, वो देख लेंगे। तो वो चीज़ थी। कभी लोनली फील किया हो इस जर्नी में? कभी नहीं, क्योंकि सब लोगों का सपोर्ट था। अगर मुझे मेरे दोस्त इतने अच्छे थे, आ जाते थे, अभी भी सारे के सारे फन करते रहते हैं। तो लोनली तो जब फील करते हैं जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, तब दिमाग गुस्से में रहता है कि अरे यार ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। लेकिन वही है ना, हम लोग बार बार रिजल्ट ओरिएंटेड पे चले जाते हैं। वही है, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने मन को समझा लिया है। अब मेरे अंदर जो जो कमी रह गई थी ना, सिल्वर मेडल आया जिससे मेरा, मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं अभी से ही उन चीज़ों पे फोकस करूंगा। अभी तो 2-3 महीने पहले रेस्ट करूंगा, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा उन चीज़ों पे काम। ये रेस्ट टाइम पे आप ट्रेन करते हो नहीं करते हो? नहीं करता, सब कुछ खाता हूँ दबा के। क्या क्या खाते हो बिंदास, जो खाना नहीं चाहिए हो क्या खाते हो? मुझे मोमोज बहुत पसंद है। हमारे वहाँ एक रूपा मोमोज है, उसके पास तो मैं वो चटनी और उसकी मेयोनीज इतनी ज़बरदस्त, पूरे फेमस रूपा है। मोमोज? रूपा मोमोज। तो रूपा बेचती है? हाँ, रूपा बेचती है। अच्छा अच्छा, हाँ। पहले छोटे ठेले में बेचती थी, अब उसने फ्लैट्स बना ली हमसे ज्यादा। हाँ, तो रूपा जी मोमो बेचती है। हाँ, हाँ, मोमो। और फिर एक हमारे वहाँ रोल बनाता है, वो तहल का ऑमलेट भी सुना होगा आपने, मैंने नहीं सुना बहुत पर ज्यादा ठीक है। वायरल था, हुआ था वो तहल अच्छा। का ऑमलेट, वो हमारे वहाँ बनता है, उस पे खाना बहुत पसंद है। ऑमलेट मतलब वो ऑमलेट में ज्यादा बटर डालता है ना, तो वो अनहेल्दी हो जाता है, वो बहुत ज्यादा पसंद पर है। आप बिंदास खाते हो? हाँ, हाथ रुकता भी नहीं है मेरा खाते हुए अभी तो, या तो बर्गर किंग हो, कुछ भी है। मैं इस टाइम पे मैं वो घर का खाना नहीं खाता, दाल रोटी चावल उबला हुआ खाना नहीं खाता इस टाइम पे, तो बिंदास जो होगा 10 और किलो रोज खाते हो? रोज। बाय गॉड, जिंदगी अच्छी है भाई। 3 महीने के लिए? 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर बाकी का 4 साल हमारा परिश्रम ही चलता रहता है। तो ये 3 महीने के बाद फिर से वही हार्ड रूटीन? हाँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है मेरा 8 सालों में कि मैंने मीठा नहीं खाया इस बार, बिल्कुल भी। मन से हट गया बिल्कुल मीठा क्यों? खाना। पता नहीं क्यों, आदत हो गई। अब मैं खाता भी हूँ ना, अजीब सा लगता है मीठा। नहीं तो मेरे को रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब रसमलाई अगर 10 दे दोगे मैं 10 भी खा लूँगा बैठ के। अब एक भी नहीं खाई जाती मेरे से। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस।
माई अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। चंदू चैंपियन देखी आपने? बहुत ज़्यादा। मैं मतलब अभी आपने नाम बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको देख के। जब वो स्विमिंग करते हुए जाते हो और वो जीतते हैं ना मेडल, तो इतनी दिल को खुशी होती है। और उनकी कहानी भी वही थी। देखो उन्होंने मतलब इतनी सारी नींद की गोलियां खा ली और अचानक से उन्हें सेंसेशन फील होने लगी थी, क्योंकि उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था। मैं आपको बता देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो आप सेंसेशन फील नहीं करते, नीचे से कुछ भी आपको फील नहीं होगा। अगर आपका यूँ चक्कू भी मार देना आपको नहीं पता चलेगा, आपको नाइफ से काट दे, कुछ भी कट भी मार दें तो मतलब मैं क्या बोलूँ, एक वो ज़िंदगी सबसे ख़राब है। पोलियो वाला तो चलो उसको पता है कि हाँ छू रहे हैं तो पता चल रहा है, सेंसेशन है हर जगह, इधर छू रहे हैं इधर छू रहे हैं। जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है ना, उसके लिए मुझे मतलब दिल से इतना दुख लगता है उसको देख के कि यार वो ज़िंदगी ना हमसे ज़्यादा जी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही जी रहा है वो अभी लोग नहीं समझ पा रहे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना सबसे मतलब ख़राब इंजरी मानता हूँ मैं तो। सेंसेशन जिसको नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा वॉशरूम जाने का, ना किसी चीज़ का, तो वो बहुत बुरी लगती है मुझे वो चीज़ देख के। उनको फ़ील करके ना मुझे मतलब ये रहता है कि यार इनका ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब चाहे उनको जॉब मिले, चाहे उन्हें मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे पर्सन्स हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ वाले भी, वो नए-नए ही होते हैं मतलब। तो ऐसी चंदू चैंपियन में मुरलीकांत पेटकर जी का उस टाइम पे था, तब उन्हें सेंसेशन नहीं होता था, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में ही लगा था, इसलिए उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। लेकिन अचानक से वो कैसे सेंसेशन फ़ील करना और वो खड़े होके चलना, तो वही मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि मैं भी खड़े होके चला था, तो वो लगभग सेम स्टोरी थी। और जब उनका मेडल आता है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करके मेडल लेके आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट, अभी उन्होंने मेरे को बधाई भी दी थी अभी जब आया था मेडल, तो एक खुशी होती है कि वो फर्स्ट टाइम के 1972 के पैरालंपिक मेडलिस्ट थे और उन्होंने बधाई दी, तो इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट क्या ही हो सकती है। क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर भी एक फिल्म बने? फिल्म तो क्या ही बोलूँ, अभी तो काफ़ी समय बाकी है। जब रिटायरमेंट लूँगा तो ज़रूर बननी चाहिए कि यूथ मोटिवेट हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना, अगर नॉर्मल बंदों का मैंने एक चीज़ देखी है इंडियंस में, हमारे भारतीयों में ना एक चीज़ की कमी है, सब्र नहीं है किसी में। क्या करते हैं, 6 महीना स्पोर्ट्स करा, चाहे 6 महीने पढ़ाई करी, एसएससी को लेकर, चाहे आप पढ़ाई को लेके भी देख लो आप, उन्हें उसमें मज़ा नहीं आ रहा ना, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो तो सही। 6 महीने करके आप क्या रिजल्ट चाह रहे हो कि आप आईएएस बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। आईएएस बनने वाले 18-18 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मेहनत करो हर चीज़ की, बीच में नहीं छोड़ना। हम भारतीयों को चाहिए शॉर्टकट, शॉर्टकट से तो कभी कोई लॉन्ग जर्नी जीता ही नहीं है। जितना छोटा सोचोगे उतना छोटा होगा, जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा होगा। तो हमेशा मेंटालिटी हमारी बड़े रखो, बड़ा गोल ही एकदम इतना बड़ा रख दो ना, आपको समझ ही नहीं आना चाहिए। आपको बस, मैं तो अपना गोल लगा के रख देता हूँ पोस्ट, मतलब सुबह उठ के, मैं सुबह अगर जैसे मैं अगर हार मानता हूँ ना, जैसे मैं वेट ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अरे 50 मीटर मारनी है मुझे, तो और ज़्यादा मुझे पुश होता है। ऐसी मतलब नेवर गिव अप वाला रखो अपना, और टाइम दो हर चीज़ को। ये नहीं कि आपने 6 महीना तैयारी करी, आपका कुछ नहीं है, छोड़ो यार कुछ और करते हैं। आपका 6 महीने बिज़नेस नहीं चला, आपने छोड़ो यार दूसरा बिज़नेस का, ऐसे नहीं होता। हर बंदा भी बिज़नेसमैन जो आज बड़े-बड़ा वो करा, उन लोगों ने भी तो छोटी-सी शुरुआत ही करी थी। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब ने एक छोटे रूम से ही शुरुआत करी थी और वो आज यहाँ तक अब पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं। तो यही है, उन्होंने मतलब गिव अप नहीं करा, वैसे ही रखो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है भाई कि जब मैंने आपसे पूछा आपके इंस्पिरेशंस कौन है, आपने इंटरनेशनल एथलीट्स के नाम लिए, इंडियन एथलीट्स का नाम क्यों नहीं लिया आपने? या इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स का नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि एथलेटिक्स में आज तक मतलब डिस्कस थ्रो में अगर देखा जाए तो उतना, अगर मैं विकास गौड़ा की भी बात करूं, वो लगभग यूएसए में ही ट्रेनिंग करा है, कभी वो इंडिया नहीं आए। विकास गौड़ा थे जिसने 66 मीटर मारी थी ओलंपिक्स में भी, तो वो कभी इंडिया में ही नहीं करा उन लोगों ने ट्रेनिंग। तो मैं उनको मतलब इतना फॉलो करा है, तो नाम मैं उनका भी ले सकता हूँ, लेकिन वही जुड़ गया ना, फॉरेन ही जुड़ गया उनके साथ भी। पले बड़े वो यूएसए में, और लेकिन खेलते इंडिया से थे, तो यही चीज़ है। तो
मैं उन्हीं से ही मतलब उनका ना डिफरेंट मेंटेलिटी होता है। हार भी रहे कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, वही चीज़ है उनका। मुझे भी वही चीज़ लानी है। अगर मेरा फाउल हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट थ्रो तो है। वही चीज़ मुझे अपने अंदर भी लानी है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है। ऐसा नहीं है मैं एकदम परफेक्ट हूँ। इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। क्या कमी है आपके अंदर आपके अनुसार? मेरे अनुसार मेरी ये कमी है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे पता है, मैंने करी हुई है। अभी जब से मुझे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हुआ था लास्ट ईयर, तब से थोड़ा-सा मन थोड़ा निराश-सा रहता है कि 2022 और 23 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, फिर उसके बाद रिहैब करके अभी मैं अच्छी परफ़ॉर्म कर रहा था, फिर वो चीज़ होगी तो अभी मतलब मुझे अपना मोटिवेशन पूरा बूस्ट अप करना अच्छे से। ये क्या होता है जो आपके साथ हुआ अभी हाल ही में? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हुआ था C1 C4 C5 C6 का आगे हो गई थी गर्दन यूँ बिल्कुल, और अगर मैं सीधा भी करता था तो ये नमनेस आ गई थी इस हाथ में। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ये मतलब वेट ट्रेनिंग वगैरह से हो गया था इंजरी। उसके बाद इसका रिहैब चला था डॉक्टर विपिन के पास नोएडा में। उन्होंने मतलब पूरा ठीक करके दिया। मतलब इसका चांसेस कम होते हैं क्योंकि सर्जरी से ही जल्दी ठीक होता है। तो मैंने काफ़ी सारे पेन किलर्स वगैरह भी खाए। पेन किलर्स खेल के मैं पेन किलर्स खा के मैंने एशियन गेम्स भी खेला, मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेला पेन किलर खा के। लेकिन मेरी वही गलती होगी कि मैंने कभी भी अगर सीरियस ले लेता है उस इंजरी को, अच्छे से रिहैब करवा लेता, लेकिन मेरे 2 इवेंट छूट जाते तो मेरा वो भी था, तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर अच्छे से प्रॉपर रिहैब करा और अब अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। अब वही वाली चीज़ आ गई है कि हाँ, अब कुछ करना है अब नया। तो अभी मेरे को लगता है मेरे में टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा वो ठीक करने हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है मेरे में। 200 किलो की बेंच मार लेता हूँ आराम से। मुझे यकीन है वो स्ट्रेंथ फिजिकली भी नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है आपका। हाँ, मेंटली अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। पहले मैं बोल नहीं पाता था, किसी के आगे भी बात करता था तो लोग मेरे को अभी शक्ल से ना बहुत ज़्यादा वैसे लगते हैं कि हाँ, अरे नहीं बोल पाता होगा ज़्यादा, इंट्रोवर्ट लगता हूँ। अब मैं मतलब एकदम खुल के बोल लेता हूँ बिंदास। कब ये ट्रांजिशन हुआ जब आप इंट्रोवर्ट थे, ज़्यादा बोलते नहीं, अब तो आप बिंदास बोलते हो? ये वो शिफ्ट कब हुआ? ये शिफ्ट हुआ मतलब मैं काफ़ी लोगों का इंटरव्यूज़ वगैरह देखता था। तो मैंने देखा वो लोग ना आई कांटेक्ट कम रखते थे लोगों से, मतलब काफ़ी लोगों के सामने। तो मेरे को एक बार मौका मिला था इवेंट में जाने के लिए, तो मैंने बोलना शुरू करा, उनको मज़ा आने लगा, वो लोग हँस रहे, उन्हें वो कर रहे, खुश हो रहे। मैंने बोला यार ये चीज़ तो मेरे अंदर थी यार, ये बस निकल नहीं रह गई थी। मतलब यहाँ था, बस यहाँ पर बाहर निकलना रह गया था। तब से मैं पूरा खुल के बोल लेता हूँ कभी, और आराम से किसी को मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी जब भी मैं बोलता हूँ मोटिवेशनल के लिए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो उन चीज़ों से ये चीज़ तक पहुँचा हूँ मैं यहाँ पर। अगर तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बने जब तुम रिटायर हो तब, तब उस वक्त तो ऑब्वियसली नाम बदल चुके होंगे स्टार्स के, पर अब अगर पूछूं कि तुम्हारे पर पिक्चर बनी तो कौन सा एक्टर चाहोगे कि योगेश बने बड़े पर्दे पर? अ, इसके लिए तो देखो मेरे को राजकुमार राव की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, स्किल्स उनकी। वो बने तो बहुत अच्छी, क्योंकि उनने श्रीकांत का भी करा था, तो वो कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं वो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्रीकांत, मतलब सॉरी, श्रीकांत में तो राजकुमार राव जी थे, वो कर सकते हैं अच्छी। और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है अभी, उनका किरदार कौन निभाए? हाँ, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का कंगना रनौत। अरे क्या बात है भाई! हाँ, और कंगना क्यों? क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कंगना की तरह है। हाँ, नहीं वो मेरे को पसंद है, उनकी एक्टिंग भी पसंद है कंगना रनौत जी की। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ उनको, तो उनकी भी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्किल्स पसंद है। उनका बोलने का तरीका बिल्कुल फियरलेस, और वो चीज़ है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई पीछे से क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपकी गर्लफ्रेंड भी फेयरलेस है कंगना की तरह? वो तो सबकी होती है। वो तो बीवी हो चाहे कोई भी हो, सबकी ऐसी होती है। अरे यार, आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रदर, बहुत बहुत मजा आ जाता है यार।
जब फॉरेन जाते हो टूर्नामेंट्स के लिए, चैंपियनशिप्स के लिए, जैसे मिल्खा सिंह पाजी के साथ हुआ था, फॉरेन की लड़कियां भी बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है हमारे देसी लड़कों के साथ। वो होता है आपके साथ? मैं तो रूम से बाहर ही नहीं निकलता इन चीजों के लिए चक्कर में। मेरा इवेंट मैं निकलता ही नहीं। सबसे पहली बात तो मैंने वर्कआउट ट्रेनिंग करी, मैं सीधा अपने रूम में। बाकी है काफी सारे एथलीट्स जो करते हैं ये चीजें, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन तो क्या हाँ, करते हैं? घूमते लड़कियों के साथ? हाँ घूमते हैं, काफी घूमते हैं। चाहे वो किसी में भी, ओलंपिक्स में हो, पैरेलल में, सब घूमते हैं। क्योंकि उन पता नहीं क्यों घूमते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। वैसे तो मैं फोकस बहुत ज़्यादा रहता हूँ। मैं विलेज भी बहुत ज़्यादा कम घूमा हूँ। अभी जैसे पैरालंपिक्स का विलेज था पेरिस का, मैं बहुत ज़्यादा कम। जिस दिन मेरा मेडल आ गया उसके बाद तो मैं बाहर घूमा था। मैं स्विट्जरलैंड चला गया था, 2-3 दिन वहाँ पर घूमा था। और फिर किसके साथ गए थे? गर्लफ्रेंड के साथ कि दोस्तों के साथ? सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप। मुझे ये था नहीं, उनके साथ नहीं, मतलब मेरा ये फोकस था कि मैं अकेला ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं आराम से खुद से गया, तो वो चीज़ भी मैंने जानी कि मैं, हाँ, सोलो ट्रिप में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं ज्यूरिक गया था, फिर सेंट गैलेंस गया था, वहाँ पर पूरा घूमा। और फिर लास्ट वाले दिन मैं आ गया था। फिर मुझे पता है विलेज में लास्ट वाले दिन डिस्काउंट चलता है, तो मैंने सोवेनियर खरीदे सस्ते में। क्योंकि हमारे भारतीयों का था ना, बार्गेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली वो मम्मी से ही आती है चीज़ें सबको, तो वो चीज़ करी। बाकी स्पोर्ट्स फील्ड से किन से प्रेरित हो आप? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हो, टेनिस हो, हॉकी हो, वो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन जिससे आप प्रेरित हो? क्रिकेट से तो मैं सचिन तेंदुलकर जी से बहुत ज़्यादा मतलब वो हूँ। वो हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे भी मैंने बात करी थी बहुत पहले टोक्यो में। इस बार भी देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में, हर चीज़ में ट्वीट करना और हर चीज़ में शेयर करना, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। बाकी एक्टर्स में मुझे रणवीर सिंह जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और बाकी स्पोर्ट्स में तो बॉक्सिंग में तो विजेंद्र बॉक्सर है, हरियाणा के, वो करते हैं। और रेसलर में जैसे रवि कुमार दहिया हो गया, बजरंग पूनिया जी हो गए, ये लोग करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार आपने तोड़ा है, बैक टू बैक। बैक टू बैक। मोमेंट्स रीलिव करेंगे आप? मैं बताता हूँ, बेंगलोर में इंटरनेशनल ग्रैंड प्री था 2022 में। तो मैं आ रहा था, मैं तैयारी में बहुत अच्छी तैयारी में था। मैं 49-50 मीटर मार रहा था उस टाइम पे। तो उस दिन हेडविंड थी। तो डिस्कस थ्रोवर के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है हेडविंड, और इंडिया में बहुत ही कम लोगों को पता है कि थ्रो किस विंड में चलती है। मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करता हूँ। तो हेडविंड थी, तो मेरे फेवरेबल पूरा था वहाँ पर। मैं गया और उस पे गया और जाके मैंने कोच साहब को बताई। कोच साहब बोले, अरे हाँ, आज तो तेरा फेवरेबल कंडीशन है, आज तो कुछ कर दे। तो मैं वार्म अप शुरू करा अपना, गया, अच्छे से वार्म अप करा, और पहली थ्रो मैंने 46.49 मारी। और मैंने ऊपर देखा, मैं आज है भगवान मेहरबान, मैं आज कुछ हो जाएगा। मैंने अगली थ्रो ही मारी 48.03, उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने खोली बेल्ट, पीछे से आई गाली कोच साहब की, अरे नहीं ये क्या कर रहा है, अभी तो और करना है, मारूंगा थप्पड़ तेरे, घर जाए। मैं बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मार दिया, मैं आगे और बना लूंगा। नहीं, फिर उन्होंने मेरे को बोला नहीं, फिर से कर। फिर वहां पर सारे लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए ना, क्योंकि अनाउंस हो गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड मार दिया। मैंने फिर मारी 48.26, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। फिर मेरी एक आउट ऑफ सेक्टर चली गई थी, वो 47 कुछ गई थी। उसके बाद फिर मैंने मारी 48.34 मीटर फिफ्थ थ्रो। मैंने बोला अब मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उस दिन मैंने। वाह, अभी तो 3 ही बार है भाई। हाँ, और भी तोड़ना है कि नहीं? अभी तो है, तोड़ूंगा, और नेक्स्ट ईयर तोड़ूंगा पक्का। पक्का? पक्का। जाने से पहले जिंदगी से, स्पोर्ट्स से, दोस्तों से, फैमिली से, वो एक सीख जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग भी मेरे फैमिली हैं। जाने से पहले मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग शॉर्टकट मत देखिए सक्सेस के लिए कभी भी। हमेशा जिंदगी 2 रास्ते दिखाती है। एक वो रास्ता जो बहुत आसान होता है, और एक वो रास्ता होता है जो आपसे जी तोड़ मेहनत मांगता है। और आपको वो जी तोड़ मेहनत करोगे
तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। अच्छा, एक सवाल पूछना था जो भूल गया। जो पार्टी करते हो, हाँ, दारू वारू पीते हो कि नहीं, नहीं, नहीं। नो दारू? नहीं, पक्का बियर वियर कुछ पक्का नहीं? नहीं, नहीं। डांसिंग पसंद है, वरना बढ़िया एन्जॉयमेंट और ये सब पसंद है। ये सब नहीं पसंद। तो वो ड्रिंक विंक नहीं करते? नहीं कभी। मतलब हाँ, एक गुड डीजे होना चाहिए और पंजाबी गाने और हरियाणवी गाने, और रोमांटिक वाले नहीं। पर गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक डांस करते हो कि नहीं? वो लगा के ऐसे ऐसे जो नहीं, वो वाला तो अभी तक नहीं करा कभी भी, लेकिन ट्राई कर लूंगा। थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू। इतना अच्छा लगा। आप इंडिया की शान हो, आप हमारी शान हो, आप वर्ल्ड की शान होंगे। और मुझे इसलिए बोल रहा होंगे कि सिल्वर तो बहुत बड़ा है, एंड आई लव यू फॉर विनिंग द सिल्वर। पर मैं जानता हूं आपको इस कॉन्वर्जेशन में कि आपको गोल्ड चाहिए, और जब तक गोल्ड आपके हाथ में नहीं होगा भाई, आप तो खुश नहीं होने वाले हो, है ना? नहीं, कभी मेरे को मिलती ही नहीं खुशी, पता नहीं क्या दिक्कत है ये मेरे से। अब दूसरों को दिखाने के लिए मुझे दिखा, हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, यूं करता यूं करता। अभी मैं गांव में बहुत तगड़ा स्वागत हुआ था हमारा, बहुत लंबा, और वो बोले थे विक्ट्री साइन में स्माइल कर रहा था। तो ये स्माइल के वो है ना, इन लड़कों के स्माइल के पीछे कितने दुख छुपे हैं, वो है अभी कोई नहीं। और आपने एकदम सही पकड़ा है कि जब तक गोल्ड नहीं आएगा तो गोल्ड की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, और नहीं होएगी। गोल्ड से ऊपर भी है मेरा टारगेट, वो है 50 मीटर। जिस दिन मैंने 50 मीटर मार दिया ना, उस दिन बस मैं ये सोच लूँगा कि हाँ, पूरा वर्ल्ड मुझे याद रखेगा कि हाँ, एक योगेश कथुनिया हुआ करता था इंडिया का, उसने बैठ के 50 मीटर मारी यार, वो बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं करा, वो मैंने कर दूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। ये इंटरव्यू इतिहास बार बार देखेगा, क्योंकि जो जो शब्द आप कहे हैं वो आप अचीव करेंगे, और आपने दिल से लोगों को अपनी सीख बड़े बड़े ऑनेस्टली से बताई है, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। और मुझे यकीन है जिस दिन आप रिटायर होकर बैठोगे, ये वीडियो लोग वापस देखेंगे और बोलेंगे ये बंदे ने कहा था कि मैं गोल्ड लूँगा, 50 मीटर्स में ये करूँगा, और वो होगा, और बाय गॉड होगा, और मैं जानता हूँ होगा। थैंक यू Thank you. योगेश। एंड अभी कर्णन का गाना सुनते हैं बैठ के। ये तौबा तौबा भी अच्छा लगे कि नहीं? नहीं, ठीक है, लेकिन वो 50 बार उसकी लाइन है ना, क्या बोलो? मतलब कैसे समझाऊं, पंजाबी में स्पेल नहीं कर पाता, लेकिन मैं समझ पाता हूँ। हाँ। तो वो चीज़ है 50 बार। थैंक यू सो मच योगेश, Thank you. इंडिया की शान। बाय।